हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक लंबे समय के बाद में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। वैश्विक पैंडेमिक कोरोना महामारी के इस विकट परिस्थिति में हम सब लोग अपने अध्यापन कार्य को सुचारू रूप से जारी रखने में बाधा महसूस कर रहे हैं। इसके वैकल्पिक साधनों के रूप में हमारा मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया और अन्य टेली एजुकेशन के जो भी हमारे सेगमेंट्स हैं उनका एक बार पुनः हम सहारा ले रहे हैं। मोस्टली तो हमने जो है डिस्कस कर लिया है, बट कुछ एक चीज़ें जो है उन्हें एक बार दोबारा एम्फासिस करने की आवश्यकता है। सो उसी क्रम में आज हम यहाँ पर मौर्य काल की जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बारे में स्टडी करेंगे। मोस्टली हमारे एग्ज़ाम में एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो हमारा जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है तो उसको टच करता हुआ ये टॉपिक जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी वेरी करता है, इम्पोर्टेंट है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो मौर्य काल का है, कई चीज़ें हैं मौर्य काल का। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सबसे बेशकीमती रहा और आज भी मिसाल दी जाती है इसकी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे हिस्ट्री में आज भी हम जिनको फॉलो करते हैं उनकी जड़ें मौर्य काल तक हैं। प्रशासन की हम बात करते हैं तो सबसे पहले है मौर्यकालीन प्रशासन। और मौर्यकालीन प्रशासन की एक जो बात हम करेंगे, इसमें 3 बातें थी खास तौर से। ये प्रशासन पूरी तरीके से केंद्रीकृत था, निरंकुश था, राजतंत्रात्मक था। तीनों बातों को अगर हम खोल के बात करें, केंद्रीकृत का मतलब होता है पूरी तरीके से सेंट्रलाइज था, अर्थात शासन का जो कार्य है वो एक ही व्यक्ति के हाथ में सब कुछ होता था। डिसीजन मेकिंग का पावर जो है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में होना सेंट्रलाइजेशन या केंद्रीकरण होता है। और केंद्रीकृत इस शासन व्यवस्था को संचालित करने का कार्य राजा करता था। तब हम कह सकते हैं कि राजा जो है वो राजतंत्रात्मक प्रणाली वाला है और उसको मॉनिटर करने का काम जो है वो एक ही व्यक्ति करता था, इसलिए केंद्रीकृत था, राजतंत्रात्मक था। चूँकि उसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं है इसलिए हम उसे निरंकुश बोलते हैं। तो राजा जो है वो पूरी तरीके से निरंकुश था, अर्थात जिसके ऊपर कोई अंकुश नहीं था। अब इसके हम 2-3 पार्ट यहाँ पे किए हैं। पहला है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन या केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन की अगर हम बात करते हैं तो इसके केंद्र में राजा था, जिसकी 3 डिस्कशन हम कर चुके हैं। ये निरंकुश होता था और पूरी तरीके से स्वेच्छारी था, लेकिन फिर भी मौर्यकाल का राजा उदार, निरंकुश, कल्याणकारी था। और इसमें जो है वो जनता की बातों को सुनता था। अर्थशास्त्र में स्पष्ट रूप से लिखा है कि राजा जो है उसके जो राजा की जो भावनाएं हैं या जो डिसीजंस हैं उनके ऊपर प्रजा की इंटरेस्ट वेरी करते हैं। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कहा है कि वह राजा प्रजा को प्रिय नहीं है जो प्रजा को व्यर्थ में इंतज़ार करवाता है, अर्थात प्रजा के हित में ही राजा का हित है। ये बातें सिद्ध करती हैं कि मौर्यकाल का राजा है पूरी तरीके से कल्याणकारी था। अगर हम केंद्रीय प्रशासन की बात करते हैं तो केंद्रीय प्रशासन में राजा के अलावा न्याय का विधान जो था वो धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजाज्ञा जैसी 4 चीज़ों पर अवलंबित था। धर्म का मतलब ऋषि मुनियों ने क्या कहा है, व्यवहार का मतलब है कि प्रैक्टिकली कोई कानून प्रचलित है तो वो, और चरित्र का मतलब होता है पूर्व दृष्टांतों में क्या बात है, और राजाज्ञा का मतलब है राजा की आज्ञा क्या है। मौर्य काल में धर्म, व्यवहार, चरित्र, राजाज्ञा में राजाज्ञा को एक नंबर पर रखा गया था, और जो अपने आप में इसको निरंकुश होने का सबूत है। लेकिन राजा कल्याणकारी था, ये बात भी हम कर चुके हैं। राजा की मदद के लिए 18 अधिकारी होते थे जिन्हें अष्टदश तीर्थ कहा गया था। इसमें एक तरीके से 3 कैटेगरियाँ थी, वीर राजा,
वे अधिकारी जो 48,000 पर्ण वेतन लेते थे, उसमें मंत्री, पुरोहित और युवराज थे। इसके बाद में जिनका 24,000 पर्ण वेतन था, उसमें आगे नीचे वाले हैं, जिसमें सन्निधाता, समाहर्ता जैसे महत्वपूर्ण लोग थे। दीवानी न्यायाधीश, व्यावहारिक और फौजदारी न्यायाधीश, प्रदेष्टा भी इस कैटेगरी में थे। तो इस तरीके से अधिकारियों को महामाते बोला जाता था, जो 18 तीर्थ होते थे, जिन्हें मैगस्ट्रेट ने काउंसलर और असेसर के समान बताया है। सो इट वाज a great bureaucracy, and it is the credit of Mauryan dynasty that they were assembled with the great bureaucrats, this is the credit of Indian history that the central bureaucracy was introduced by Mauryan dynasty, and especially its credit goes to Chandragupta Maurya. So we can say that central administrations में जैसे हम बात करेंगे, समाहर्ता जो थे वो राजस्व वसूल करने का काम करते थे, सन्निधाता कोषाध्यक्ष होते थे, और इस तरीके से व्यवहारिक जो है वो दीवानी न्यायाधीश होते थे, और प्रदेष्टा है वो फौजदारी न्यायाधीश होते। तो इस तरीके से इनका केंद्रीय प्रशासन था। प्रांत की अगर बात करते हैं तो प्रांतों को चक्र कहा गया, और प्रत्येक प्रांत का मुखिया जो है वो राष्ट्रीय अथवा कुमार होता था। अगर राज परिवार से है तो कुमार होता था, और अगर वह कोई आम व्यक्ति होता था तो उसका नाम राष्ट्रीय होता था। तो इस तरीके से जो है मौर्यकाल का प्रांतीय प्रशासन था। अगर हम बात करते हैं मौर्यकाल के जिला प्रशासन की, तो मौर्यकाल में जिला प्रशासन जो है उसको विषय बोला जाता था, डिस्ट्रिक्ट को, और विषयपति इसका अध्यक्ष होता था। ग्रामीण प्रशासन की हम बात करते हैं तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, और यहाँ पर गांव जो है उसका मुखिया ग्रामीण होता था। इसके ऊपर 100 गांव की यूनिट होती थी, जिसका मुखिया संग्रहण होता था। उससे आगे 200 गांव होते थे, जिसमें द्रोणमुख होता था। 400 जो गांवों का मुखिया खारवटिक होता था, और 800 गांव का मुखिया स्थानीय होता था, और उनके ऊपर जो है समाहर्ता होता था, जो जनपद का होता था। इस तरीके से नीचे से लेकर ऊपर तक ग्रामीण प्रशासन जो है कई इकाइयों में बटा हुआ था। देखा जाए तो मौर्यकाल का प्रशासन, अगर क्विक एट ग्लांस हम देखते हैं तो सबसे ऊपर राजा है। राजा केंद्रीकृत निरंकुश राजतंत्रात्मक व्यवस्था वाला था, और राजा के सहयोग के लिए 18 अधिकारी होते थे, जिन्हें अष्टदश तीर्थ कहा जाता था, और 26 अध्यक्ष होते थे, जिन्हें मैजिस्ट्रेट कहा जाता था। मैजिस्ट्रेट या 26 अध्यक्ष जो है उनमें सीताध्यक्ष सबसे इम्पोर्टेंट था, जो राजकीय भूमिका था। रूप दर्शक सिक्कों की शुद्धता जांचता था। लक्षणाध्यक्ष मुद्रा व्यवस्था का संचालन करता था। उसके अलावा आकराध्यक्ष खजाने का होता था। विविताध्यक्ष चारागाह का होता था, और सोनाध्यक्ष बुजड़ खाने का होता था। सूत्राध्यक्ष जो है फैब्रिक अर्थात वस्त्र उद्योग का होता था। और जो इसमें एक जो खास बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है, सीताध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष और विविताध्यक्ष का जो क्वेश्चन है वो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रहा हुआ, तो उसको थोड़ा सा जरूर ध्यान रखेंगे। इस तरीके से केंद्रीय अधिकारी 2 प्रकार के, अष्टदश तीर्थ और 26 अध्यक्ष थे। प्रांत को चक्र और उसका मुखिया प्रांतपति, जिसको राष्ट्रीय या कुमार कहा जाता था। मौर्यकाल में उत्तरापथ, दक्षिणापथ, मध्य प्रांत और कलिंग और अवंती 5 प्रांत थे, जिनके अध्यक्ष जो हैं प्रांतपति जो है वो गवर्नर होते थे, जिन्हें हम
बोलते थे कुमार या राष्ट्रीय। ग्रामीण प्रशासन सबसे छोटी इकाई है जिसका डिस्कशन हम कर चुके हैं। ग्रामीण मुखिया होता था। इस तरीके से मध्यकाल का प्रशासन नगद भोगी वेतन वाला होता था, जिसमें सभी अधिकारियों को पर्ण अथवा कर्षपण के रूप में नगद वेतन दिया जाता था। धन्यवाद।